तो बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा के एक नए बयान से सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। सिन्हा ने मोदी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। यशवंत सिन्हा हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम जिसे सियासत अपना उस्ताद कहती है, जिनका नाम मुल्क की सियासत के कद्दावर लीडरान की फेहरिस्त में आपका शामिल हाल है। आपसे मुल्क के बड़े बड़े कारोबारी घर चलकर मशवरा लेने आते हैं। यशवंत सिन्हा वजीर खजाना से लेकर वजीर खारजा के तौर पर मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं, लेकिन फिर उनके एक नए बयान ने सियासी गलियारों को गर्म कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज लीडर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही वजीर खजाना अरुण जेटली पर भी निशाना साधा। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर में सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी ने मुल्क की गिरती हुई जीडीपी में आग में तेल डालने का काम किया है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है। ऐसा लगता है कि उनके वजीर खजाना इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानियों को गरीबी काफी पास से दिखाएंगे। बेरोजगारी पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज के वक्त में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ना ही तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है। नोटबंदी ने मुल्क की गिरती हुई जीडीपी में आग में तेल डालने का काम किया है। आज के वक्त में ना ही नौकरी मिल रही है और ना ही तेजी से तरक्की हो रही है। इन्वेस्टमेंट घट रही है और जीडीपी भी घट रही है। जीएसटी को ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से नौकरी और बिजनेस पर काफी फर्क पड़ा है। अपनी लोकसभा सीट हारने के बाद भी जेटली को वजीर बनने से कोई नहीं रोक सका। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत पूरे वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस सच्चाई को किसी को भूलना नहीं चाहिए। और आर्थिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक साख बनी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने भी पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। वरुण गांधी ने कहा कि वो चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में पनाह दी जाए, जबकि सरकार ने रोहिंग्याओं से खतरा बताकर उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया है। इस तरह से पार्टी के लीडरान की जानिब से आ रहे बयान से लगता है कि शायद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी में बागी सुर सुनाई दे रही हैं। इससे पहले भी पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले बीजेपी लीडरों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर कीर्ति आजाद तक शामिल है। काबिले जिक्र है कि शिवसेना भी सरकार के कामकाज पर अपने अखबार सामना में सवाल उठाती रही है। वहीं अपोजिशन को भी बैठे बिठाए सरकार पर निशाना साधने का अब मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने यशवंत सिन्हा के बयान पर मुहर लगाते हुए सरकार को जमकर कोसा। बीजेपी के सीनियर नेता यशवंत सिन्हा जी ने आर्टिकल लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने, अरुण जेटली जी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बीजेपी में सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है, मगर कोई बोलना नहीं चाहता है क्योंकि सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। सियासी सवाल अपने अपने दांवपेच में उलझे हैं कि क्या अब बीजेपी दो गुटों में बंटने लगी है। क्या बीजेपी के पुराने लीडर मोदी के काम को पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी के 2019 में अच्छे दिन लौटेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाकी तेवर आखिर क्या कहते हैं और 2019 को लेकर के क्या ये आने वाले वक्त में बीजेपी और बीजेपी हुकूमत यानी कि मोदी हुकूमत की मुश्किलें बढ़ाने वाले होंगे? सवाल कई हैं कि क्या बीजेपी अब अलग अलग धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है? क्या जिस तरीके से एक मुश्त पूरी तरह से एक कहीं ना कहीं कंट्रोल था नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का, वो वैसा ही बरकरार रहेगा आने वाले वक्त में भी?
यह भी अपने आप में सवाल है। क्या पुराने जो लीडर हैं वो मोदी के कामकाज से खुश नहीं हैं, और क्या एक बार फिर से यानी कि 2019 में बीजेपी के लिए अच्छे दिन वापस लौटेंगे? क्योंकि जो तमाम सरगर्मियां हैं उन्हें 2019 के आम इंतखाबात से सीधे तौर पर जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं की बिना पर दरअसल उस वक्त चुनाव लड़े जाएंगे, उस वक्त के इंतखाबात होंगे। क्योंकि बात जब भी 2019 के इंतखाबात की होगी तो जीएसटी की भी होगी, नोटबंदी की भी होगी, नौकरियों की भी होगी और जीडीपी की भी होगी। तो क्या ये सवालात आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ाएंगे? लेकिन इन सब के बीच एक बात तो है कि कम से कम घर से ही उठती आवाज को, जो आवाज है और जो सवाल उठाए गए हैं, दरअसल उसका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इधर कुआं इधर खाई वाली ही कहीं ना कहीं सूरत हाल है। क्योंकि अगर सीधे सीधे मना करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनों को ही एक तरह से कंडम करेंगे, और अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनके लिए खतरनाक आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में हो सकता है। तमाम तरह के जो सूरत हाल हैं वो तो हैं, और तमाम जो पहलू हैं उस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए अब खास पैनल जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार सिंह जी, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, और अब्दुल हफीज गांधी साहब जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। जो तमाम इक्तिसादी कदम हैं और जो तमाम जो सवालात उठाए गए हैं इक्तिसादी मरहले पर, उसका जवाब देंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफी भी मौजूद हैं, अमृति उपाध्याय साहब। सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। और नवीन कुमार जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। जो सवाल पूछे गए हैं और जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं, मैं अभी वरुण गांधी की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं बात जीएसटी की कर लेता हूं, जीडीपी की कर लेता हूं, नोटबंदी की कर लेता हूं, या फिर रोजगार की कर लेता हूं। इन तमाम जो सवाल मरहलों पर यशवंत सिन्हा ने जो सवाल उठाए हैं और सीधे सीधे अरुण जेटली पर जो सीधे सख्त तनकीद की है, क्या जवाब है आपके पास? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा। देखिए, आदरणीय जसवंत सिन्हा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका सब कोई सम्मान करता है, और आज भी उनको हमने मार्गदर्शन, जो हमारी समिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हमने बड़ा सम्मान दिया है और उनका सम्मान होता है। और उन्होंने क्या कहा इस पे हम नहीं जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत निजी राय हो सकता है, लेकिन जहां नहीं, उस पर जाइए पहले सर, पहले उस पर जाइए, देखिए उसके बाद आप आगे बढ़िए। देखिए वो वरिष्ठ आदमी है, वरिष्ठ हमारे नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और मार्गदर्शन समिति हमारी है, और वो हमें मतलब हर मौके पे कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन करती है कि आपको अगर कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हो रही हैं, उसको बैठ करके वो मार्गदर्शन। जरूरत इस बात की क्यों पड़ी कि एक अखबार के आर्टिकल का सहारा लेना पड़ा? देखिए, उसका तो जवाब, मार्गदर्शक मंडल है तो आपको हिदायत दे सकते थे, फोन कर सकते थे, मिल सकते थे, बहुत से तरीके थे। देखिए, ये बात तो उनको समझनी चाहिए, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता को, कि हम अपने पार्टी के मतलब आप उन पर सवाल उठा रहे हैं? मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं। नहीं, आप उठा रहे हैं ना, उनको समझना चाहिए था, वो नहीं समझे। बिल्कुल, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और मैं उन पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उनका जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने क्यों इंडियन एक्सप्रेस में आकर के इस बात को बोला। मैं नहीं जानता हूं, मैं अपनी मुद्दे पे ये भी बोला ना कह सकता हूं, अपने तरीके से कह सकता हूं। डरते हैं, कहीं यही वजह तो नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। हम हर आदमी का, भारतीय जनता पार्टी विश्व के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी धरोहर है, और इसमें सारे लोगों का बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, और जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका भी बहुत सम्मान है, और उनको हम बहुत सम्मान के साथ में अपने शीर्ष नेतृत्व के रूप में आपने तमाम दूसरी बातें कह दी सर। मैंने 4-5 पॉइंट्स जो कि यशवंत सिन्हा ने पूछे थे उस पर जवाब नहीं दिया। आपने पहले ही कह दिया कि मैं उन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वही कहूंगा कि आप उन पर तो आइए। नहीं, देखिए, ये आज जरूरत नहीं है कि मैं जसवंत सिन्हा को कुछ कहूं। आप सवाल करें यशवंत सिन्हा पर मत कुछ कहिए। आप यशवंत सिन्हा पर मत बोलिए। नहीं सर, देखिए, मुझे तमाम बाकी मेहमानों पर भी जाना है, आप उन पर मत बोलिए, सिन्हा साहब पर मत बोलिए। आप जीएसटी पर बोल दीजिए, आप नोटबंदी पर बोल दीजिए, आप जीडीपी पर बोल दीजिए, आप रोजगार पर बोल दीजिए, जो बात उन्होंने उठाई है बिल्कुल उसके पस मंजर। बिल्कुल, मैं एक एक करके जवाब दे सकता हूं। देखिए, जब नोटबंदी हुआ, मुझे लगता है कि 8 नवंबर, आने वाला 8 नवंबर 1 साल हो जाएगा नोटबंदी का। और आपने देखा कि नोटबंदी के बाद में किस तरह से
एक जो सरकार के पास में एक रिकॉर्ड डाटा नहीं हुआ करते थे, ट्रैकिंग डाटा जिसको बोलते हैं, वो नहीं हुआ करते थे। वो सबसे पहली, मैं सबसे बड़ा बात बोलूंगा तो एक सरकार के पास में एक डाटा आया, एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर एक डेटा आया, चलिए पहली बात। दूसरी बात देखिए, अलगाववाद और जो हमारे घुसपैठी थे, जो पत्थरबाज थे, उनमें कितनी कमी आई है अभी नजर आने लगा है आपको। तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में जो जिस तरह से उग्रवाद और नक्सली हमले हुए करते थे उसमें 70% कमी आई है। तीसरी बात कि उसके बाद से 93 लाख नए टैक्स पेयर आपको जुड़े। ये हमारी सरकार की उपलब्धि मैं गिनवा रहा हूं आपको। और लगातार आप सर जीडीपी ग्रोथ 5.7 पे, पुराने अगर हिसाब को हम देख लें तो 3.7 पे, ये भी उपलब्धि है ना। मैं बता रहा हूं 2014 के बाद में आप ये भी तो देखिए, 2015-16 के क्वार्टर 4 में 9.2% जीडीपी हमारी थी। जीएसटी के बाद ये हुआ, चलिए ठीक है, उसका असर है ना। और हमारी सरकार पहले भी बोल चुकी है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जीएसटी के बाद में स्लो डाउन बहुत थोड़े दिन के लिए बोलते थे टेम्पोररी। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटा सा सवाल और। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जीएसटी के बाद ऐसे हालात होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि जहां एक तरफ नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया गया था तो जीएसटी को नाफिज करने में थोड़ा गैप ले लेते, कम से कम जीएसटी नोटबंदी से उभर जाती, पूरा मुल्क उभर जाता, उसके बाद जीएसटी नाफिज करते। ये गैप लेने में कहीं चूक हो गया क्या? नहीं, छोटा सा जवाब। बिल्कुल नहीं, छोटा सा जवाब। ये कोई चूक नहीं है, चूक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री का एक साहसिक कदम है और उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है और इसको पूरा देश ने सम्मान दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें जिता करके मैंडेट दे करके और ये साबित कर दिया कि ये बिल्कुल सही कदम है। अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जरा बताइए, आप सुन रहे हैं नवीन कुमार जी जीएसटी को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, जीडीपी और रोजगार को लेकर के अपने बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी नवीन जी ने कहा कि यशवंत सिन्हा जी पे बात नहीं करेंगे, बात तो उन्हीं पर होनी है, क्योंकि जो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है, ये पहला मार्गदर्शक मंडल है जिसके आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। आप सरकार पे बात करिए ना, करना है तो आप सरकार पे बात करिए ना। सर वो आपका ही जवाब, हमारे वरिष्ठ नेता पे बात आप मत करिए, उन्होंने क्या कहा। सर आप तो खुद नहीं बात करने को तैयार हैं, सर जवाब बात करिए। अच्छा ठीक है, पूरी बात आज नहीं देते। मैंने बहुत ही तसल्ली से आपको सुना है, आप भी थोड़ा सुनने की। मैं यही चाह रहा हूँ कि डिटेल ना हो। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिगड़ी में जो है सिमट कर रह गई है। अरे सर, अपना तो घर देख लीजिए कि आपका घर किस तरह से उजड़ा पड़ा है। अरुण जेटली जी, आप हमारा घर देख नवीन कुमार जी, देखिए हम मुद्दे पर रहते हैं, अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, तेरा मेरा करते रहेंगे ना, तो बात जो बुनियादी वो चली हमारी समस्या को आप मत उजागर करिए कम से कम प्लीज। सर बात ये है ना कि मार्गदर्शक मंडल का एक सदस्य बोल रहा है, अगर तो क्यों नहीं बात होगी? ठीक है, आप उनको बोलने तो दीजिए, ठीक है। नहीं है, शायद आप सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी साहब, चलिए आपकी बात आ जाए। गांधी साहब ठीक है, बोलिए सर प्लीज। तो जिस तरह से देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज उन्होंने क्या कहा है, यशवंत सिन्हा जी ने, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी नेशनल जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा अगर मैं नहीं बोलूंगा जो चीजें हो रही हैं। आज इकोनॉमी का क्या हाल है, उन्होंने पूरा का पूरा गिनाया है आपको कि प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होना था वो पिछले 20 साल में सबसे कम है। एक्सपोर्ट किस तरह से गिरा है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है आज उसकी बुरी हालत है। आज आप देखिए सर्विस सेक्टर कहां पर खड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। डिमोनेटाइजेशन के जो 3 मुख्य कारण बताए गए थे, पहला कारण बताया गया था फेक करेंसी पर जो है कब्जा होगा, फेक करेंसी पे थोड़ा कुछ ना कुछ लगाम लगेगी। टेररिज्म बताया गया था कि टेररिज्म खत्म होगा। तीसरी चीज बताई गई थी करप्शन खत्म होगा, और चौथी चीज इन्होंने कही थी कि कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। जब उन्होंने देखा ये कोई चीज नहीं हो रही तो ये कहने लगे कि लेस कैश की हम बात कर रहे हैं, हमने कैशलेस सोसाइटी की बात नहीं की, हम लेस कैश सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने हर हो गया इंडिया में, आप डाटा देख लीजिएगा, हर वक्त अपने माइलस्टोन। अरे नवीन जी, आप थोड़ा सा तसल्ली रखें, बहुत देर आप बोल चुके हैं। नहीं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं सर कि कैशलेस ट्रांजैक्शन डिजिटल इंडिया के बाद किस तरह मैं बढ़ रहा हूं। यशवंत सिन्हा जी ने आपको आईना दिखाया है, यशवंत सिन्हा जी ने आपको आईना दिखाया है। आपने 2015 के अंदर जीडीपी के जो कैलकुलेट करने का है आपने फॉर्मूला बदल दिया, और उस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप 5.7 बन रहे हैं, जो कि यशवंत सिन्हा जी ने आपको आईना दिखाया कि 3.7 है। इससे पहले जो आंकड़े थे आप कहीं भी नहीं जीडीपी पर जा पा रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं। आप 2 करोड़ का वादा करके जॉब देने का, आपने न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आज मुद्रा बैंक स्टार्टअप के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से हमने कम से कम मुद्रा बैंक से 8 करोड़ लोगों को जॉब दिए हैं। 8 करोड़ लोग स्वरोजगार पाए हैं। चलिए ठीक है सर, तो देखिए जॉब देने के लिए भी मनरेगा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सर आता हूं।
मैं सर आता हूं, हफीज गानी साहब आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के भी मोहम्मद अली खान साहब जुड़ चुके हैं। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि जिस तरह की बात हो रही है, जहां एक तरफ नवीन कुमार जी तमाम बातें गिना रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते इनकी किसी भी बात से। नवीन कुमार जी वही कर रहे हैं जो इनके भाजपा के भाई साहब का भाई और बहन करते हैं, जुमबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, और जब कोई और इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसे दबाने की कोशिश करें। राहुल गांधी को बताइए कि कम से कम ज्योग्राफी और इतिहास को ज्ञान करके तब बोले, गुजरात में बोले या कहीं देश के कहीं बोले, अमेरिका में भाषण ना दे। अमेरिका से ये इंडिया नहीं चलता है, ये भारतीय लोकतंत्र है और यहाँ पे बोलना होता है, यहाँ पे लोगों के बीच रहना होता है सर। तो और कम से कम ना किसी का नाम मिल रहा है तो नाम शुद्ध रूप से ले लिया करें। हम टॉपिक पे आते हैं ना, बार बार देखिए एक दूसरे पर तो नाम भी नहीं पता है सर, एक दूसरे पर के आते हैं, विदेश भाग जाते हैं, वो विदेश चले जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए नवीन कुमार जी, चलिए हम इस पर नहीं आते ना, एक दूसरे आप उनको बोलिए कि पहले भारतीय इतिहास को समझे, भारत के भूगोल को समझे, उसके बाद वो काउंटर करना शुरू करें किसी को। नवीन कुमार जी, कम से कम देखिए एक डिसेंट शख्स के तौर पर बर्बाद कर रहे हैं। नाजरीन भी ये नहीं चाहते कि छीटाकशी की जाए। ठीक है आदिल साहब, आप भी इस तरह की बातों में ना जाएं। अपना इतिहास पढ़ लीजिए। मैं जानता हूं आदिल साहब, ठीक है, माफ कीजिएगा अली खान साहब, सुनिए मेरी बात। अली खान साहब, ठीक है, हम टॉपिक पर आते हैं। हमारी तो गरीबों के लिए समर्पित सरकार है सर। बात सुनिए जी। नवीन कुमार, हम तो कल ही 25 तारीख को गरीब कल्याण वर्ष अभी भी मना रहे हैं। मैं रोक रहा हूं, एक बार फिर से रोक और ये रहा हूं। गरीब और पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, सबके लिए समर्पित सरकार है सर। शोषितों के लिए, वंचितों के लिए। बन के नवीन कुमार जी और और आप यहाँ पे ऐसे बोल के आप दोनों से गुजारिश है टॉपिक पे बात करें, कैसे चलती है सरकार। ठीक है अली खान साहब, जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब सर, टू द पॉइंट। जी नवीन जी, बहुत ही संक्षेप में मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम निष्पक्ष एजेंसियां भी देखें, क्रेडिट स्विस, ब्लूमबर्ग और अभी जो बयान आया था लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन का, ये लोग वो लोग हैं जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेन देन नहीं, इस देश से बिल्कुल वो सुपरफिशियल ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद उन्होंने जो स्टडियां पेश की हैं पब्लिक डोमेन में, वो दिखाती हैं इस बात को कि इकोनॉमी में आने वाले दिनों में और हालत खराब होने वाली है। 3 आंकड़े होते हैं जिन्हें आप मेजर करते हैं इकोनॉमी। एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन और तीसरा होता है एक्सपोर्ट। ठीक है सर, उसको मत समझाएं। ठीक है, प्राइवेट जो आपका हम थोड़ा में कितना पैसा चल रहा है, थोड़ा शॉर्ट में सर। तो इन चारों चीजों में ये चारों इंडिकेटर स्लो डाउन हो चुके हैं। अब मुझे देखिए नवीन जी, ये सब मोदी ऐप पे तो पढ़ के आए नहीं होंगे, इन्हें तो बस वही होता है। नहीं, आपको राहुल गांधी की फोबिया बहुत ज्यादा सताती है। जो है अभी 2-3 मोदी, देखिए वही बात है ना, राहुल और मोदी के आगे बढ़ करके जो हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। चलिए जो बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है। और एक और बात सुनिए, और हमने स्वीकार किया है। देखिए आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव स्वीकार किया है ये टेम्पररी और टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये हमने जब सवाल पूछ रहा था मैं आपसे पूरी बात आपकी ले ली, हम जवाब ले रहे हैं जरा। ठीक है नवीन जी, अली खान साहब, शॉर्ट में अगर आप 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर सकें। लेगेसी यही रहेगी कि आप कुछ नहीं कहा कर पाए। मैं बहुत जल्दी अपनी बात कंप्लीट करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं रही है कि इकोनॉमी जो है बहुत ही कैटास्ट्रोफिक एक स्थिति पे खड़ी है। नौकरियां है नहीं, चाहे कोई भी आंकड़े पेश करें। आपने बिल्कुल सही एक आप ऑब्जर्वेशन मेक किया कि इन्हें अपने जवाब में भी मनरेगा का सहारा लेना पड़ा। उसे मनरेगा जिस फटकार चुके थे 2014 में, प्रधानमंत्री ने खुद लोकसभा में खड़े होकर उसको फटकारा था। तो देखिए अभी जो है जो परिस्थिति होने वाली है, नवीन जी को समझना चाहिए, ये हर हिंदुस्तानी को उस पर असर करेगी, हर हिंदुस्तानी खानदान पर। ठीक है, पॉलिसी को समझना चाहिए, आप भी वही बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है अली खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा मैं ठीक है सौरभ अग्रवाल जी के पास जाऊं उससे पहले अमरिंदु सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है नवीन कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप दोनों और लड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा अभी हम कुछ और जो है बुनियादी बातें उस पर बात कर लें। अमरिंदु जी देखिए, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छीटाकशी की बात हो रही है, लेकिन हम दरअसल बहुत बुनियादी और बहुत संजीदा बातों पर, संजीदा सवालों पर गौर फिक्र कर रहे हैं। मुल्क के इक्तिसादी हालात को लेकर के अगर हम आज बात कर रहे हैं तो आने वाला मुस्तकबिल भी इस पर टिका हुआ है। सिर्फ 2019 के चुनाव नहीं बल्कि मुल्क की ग्रोथ भी इस पर टिकी हुई है। किस तरह से देखते हैं, अगर एक सीनियर लीडर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं जो कि वजीर खजाना रह चुके हैं और तमाम पॉइंट आउट कर रहे हैं बातें, तो सिर्फ उनकी हताशा या फिर कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सरकार को? नहीं, मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा जी ने जिस तरीके से अपने लेख की शुरुआत की है और पहले में ही उन्होंने जो बात कही है वो बाकी उनके लेख से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने गाय गोबर के मुद्दों से निकल करके
जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो जनता के असली मुद्दे हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था के असली मुद्दे हैं, उन पे ध्यान फोकस करने की कोशिश की है। और इसीलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो हैं उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है सबको, कि जो असली मुद्दे हैं उन पर बात कैसे हो रही है, और इसलिए पूरी पार्टी जो लग गई है कि मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। तो इसलिए यशवंत सिन्हा जी की ये हताशा नहीं है, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो गंभीर मुद्दे हैं। और अच्छी बात तो ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर के कहती है कि हाँ, यशवंत सिन्हा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं हम उस पर बात करेंगे, हम उस पर समीक्षा करेंगे, तो अच्छा होता और लोगों को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उनकी हताशा है। लेकिन हम पॉइंट पे एक बार फिर से आ जाते हैं कि ये जो कह रहे हैं इसको किस तरह से देखा जाए। जो पॉइंट्स उठाए हैं उन्होंने, चाहे वो जीडीपी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, जीएसटी के बाद जिस तरह के हालात हैं, नोटबंदी को लेकर के, क्या इस पर वो सही हैं, करेक्ट हैं? ये बात बार बार जरूर पूछी जाएगी। नहीं, देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो सही है। उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं, और वो आंकड़े पेश अगर ना भी करते तब भी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो खुद आंकड़े पेश कर रही हैं कि नुकसान हुआ, जीडीपी में गिरावट आई है, अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, नोटबंदी के बाद बुरी तरीके से रोजगार लोगों के गए, लोग मरे, जीएसटी जिस तरीके से लागू किया गया अभी बताया जा रहा है कि उसमें अच्छी रिकवरी हुई है, लेकिन उसमें से 60% से ज़्यादा जो है वो अभी वापस करना है, जो उसमें पैसा आ गया है, चूंकि लोगों ने एडवांस टैक्स जमा करा दिया है। तो अभी दिक्कतें असल में अभी नहीं दिख रही हैं। ये दिक्कतें और 6 महीने के बाद जो है ये काफी बड़े पैमाने पर आएंगी। ठीक है, तो इसलिए अगर सरकार अभी थाम सकती है इन चीजों को तो अच्छी बात है कि उसको थाम ले। अब क्या देखने वाली बात यह है कि 2019 से पहले थाम पाएगी नहीं, लेकिन डॉक्टर सौरभ, आपका जो एक तरह से परसेप्शन है, जो एक आकलन है पूरे इक्तिसादी हालात, एक फाइनेंशियल जो इस वक्त की स्थिति नजर आ रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम यशवंत सिन्हा की बातों पर जाएं और जिस तरह की अभी बातें नवीन कुमार जी रख रहे हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा जी बहुत ही नैतिक नेता हैं। वो जब आईएएस थे, मुझे पता है वो 2 पेन रखते थे, अपने पर्सनल कागज पे लिए अपना पर्सनल पेन और प्रोफेशनल कागजों के लिए प्रोफेशनल पेन। बार बार आप पेन दिखा रहे हैं, इससे मुझे याद आया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात रखी है। इसको हमें एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। इसको एक इसकी दृष्टिकोण हमें समझना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक तो हमें यह समझना होगा कि अब जो है ये जो इकोनॉमी है ये 2 किस्म के इकोनॉमिस्ट में डिवाइड हो रही है। एक तरफ हमारे पास यशवंत सिन्हा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पी चिदम्बरम जी, इस तरह के बड़े बड़े नेता हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कह रहे हैं कि इकोनॉमी का डीरेल हो रही है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास दूसरे नेता भी हैं, जैसे अमिताभ जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, विवेक देबरॉय जी हैं। वो कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी में जो चेंजेस हैं, जहां एक तरफ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये चीज स्ट्रक्चरल हो गई कि अब आगे खराब ही होना है, दूसरी तरफ एक और इकोनॉमिस्ट का ग्रुप है जो कह रहा है ये ट्रांजिएंट है। तो अब इतनी बात क्यों हो रही है? ये बात मुद्दा इसलिए इस समय खराब हो गया है कि जीडीपी 6ठे क्वार्टर में फिर नीचे चला गया। लेकिन हमें एक बात ये समझनी होगी कि लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा बना क्यों? ये बना मुद्दा इसलिए क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा समझा गया था कि ब्लैक इकोनॉमी व्हाइट इकोनॉमी में आ जाएगी और उससे ऐसा होगा कि हमारे जीडीपी को ग्रोथ मिलेगी। तो जहां मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि 2% कम हो जाएगी, बीजेपी के सारे नेता कह रहे थे ये बढ़ेगी, और बहुत इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये बढ़ेगी। सबको ये लगा कि बढ़ेगी, लेकिन हुआ क्या? लोगों ने जो अपना काला धन था उसको सफेद कर लिया, अब वो उसको बैंक में ही रख रहे हैं। क्यों? उनको समझ नहीं आ रहा इसका करें क्या। तो इसलिए एक तरह से जो पैसा बैंक में गया वो वहां ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो पाया। नहीं, वो वहां ब्लैक तो व्हाइट हो गया, वो वहां अटक। एक मिनट मैं आ रहा हूं सर। फिर दूसरी बात ये है, 8 कॉर्पोरेट लोगों को, मैं एसोचैम की मैनेजिंग कमेटी में नवीन कुमार जी आ रहा हूं, लोगों ने बहुत सारा 8 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट डेट इस समय है। तो इतना पहले ही जब कांग्रेस के समय था उस समय पहले उन्होंने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि अब वो कहां से और कर्ज ले। तो कर्ज नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से कही गई कि हम जो है गड्ढों को भर रहे हैं, लेकिन गड्ढों को भरा गया या फिर कुछ और गड्ढे हो गए कहीं ना कहीं? देखिए, ये जो शिफ्ट हुआ चाहे उसके बाद क्यों ग्रोथ नहीं देखी गई? ग्रोथ हमें देखनी चाहिए थी। जब ब्लैक इकोनॉमी व्हाइट इकोनॉमी में मिल जाए तो ग्रोथ आनी चाहिए, डबल डिजिट ग्रोथ आनी चाहिए थी, बड़ा नेचुरल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये जीएसटी का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं आनन फानन में इंप्लीमेंट कर दिया ये, लेकिन सभी दलों ने एक साथ सहमत होके इसको इंप्लीमेंट किया, सबने इसको गोल्डन सिग्नल दिया, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने सब्स्यूम किया,
लेकिन प्रॉब्लम अब कहां आ रही है? प्रॉब्लम यहां रही है कि क्योंकि बीजेपी सरकार के पास टोटल मेजॉरिटी है, तो ये जिस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं आपको सिंपल कारोबारी की आपको एक बात बताएं, जीएसटी नेटवर्क है, सुविधा केंद्र बने, उनको सुबह सुबह ईमेल आ जाती है कि ये आज से ही फाइलिंग शुरू कर दीजिए। रिफंड मैकेनिज्म 3 महीने के लिए कोई कारोबारी नहीं रुक सकता कि रिफंड मिले। अगर उसका 1 करोड़ रुपए फंस गया सिर्फ रिफंड मिलने के लिए, वो तो तबाह हो जाएगा, उसके पास 1 करोड़ रुपए है ही नहीं। तो इसमें मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? यही तो पॉलिसी का कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है ना, कि इसको सही तरीके से नाफिज किया जाए और प्रैक्टिकल वे में समझा जाए कि क्या जरूरत है। 1 करोड़ रुपए अगर वो दे देगा वित्त मंत्री तो फिर कैसे संभालेगा? निवेदन रहेगा कि वो इसके लिए एक स्पेशल कोष बनाए जिसमें लो रेट पे कॉर्पोरेट को टैक्स लोन दिया जाए, जिससे वो अपनी जीएसटी की रिटर्न भर सके। आज की डेट में कारोबारी के पास रिटर्न टैक्स भरने का भी पैसा नहीं है। ठीक है सर, एक और बात मैं पूछना चाह रहा था, मैं जल्दी से लूं क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना, उसके बाद नवीन कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन ये बताइए कि जो ये गैप की बात है, कहीं ना कहीं नोटबंदी उसके बाद फॉरेन जीएसटी, क्या ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक कहीं ना कहीं साबित हुआ या फिर थोड़ा सा गैप देना चाहिए था? क्या कुछ इसको आप देखते हैं अपने नजरिए से? सौरभ सर, हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं कि देखिए, ये जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चाहते हैं डिसरप्टिव। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज डिसरप्टिव पॉलिटिक्स। ऐसा कुछ हो जाए कि विश्व उनको याद रखे। देखिए, और ऐसा कर भी रहे हैं। देखिए, चाइना भी पीछे हट गया, ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि कड़वी दवाई पी जा रही है, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जहां आ रही है कि आज की डेट में, मैं सर गैप की बात पूछना चाह रहा था, जो गैप नोटबंदी और जीएसटी के गैप है, उसको किस तरह से, बहुत शॉर्ट में चाह रहा हूं। नहीं, मेरे हिसाब से ये जो किया गया है, जैसे यशवंत सिन्हा जी का, ये अक्टूबर से भी हो सकता था, लेकिन अगर करना चाहिए तो मेरे हिसाब से जैसे मलेशिया ने किया था, उन्होंने अपना लॉ जो है, देखिए यहां लॉ आया अप्रैल मई में और जुलाई से आ गया। सीए को ही नहीं पता करना क्या है। मेरे हिसाब से 2 साल पहले, आप तो अक्टूबर कह रहे हैं, 2 साल पहले वही बात हो गई कि जल्दबाजी में किया गया, कुछ चीजें जल्दबाजी में जो बात कही जा रही है आना चाहिए। देखिए, आप पॉलिटिक्स से अलग हट करके बात कर रहे हैं, आप एक स्पेशलिस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं और इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो इसका जवाब नवीन कुमार जी से लेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात हम कर रहे हैं कि क्या बीजेपी अलग अलग गुटों में बंट रही है, कुछ नेता क्या नाराज हैं जो हुकूमत में हैं, जो इस हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं। तमाम बातों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इसके लिए एक खास पैनल मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए नवीन कुमार जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, तमाम बातें हुई, तमाम तरह की बातचीत की गई, सवाल सीधा सीधा आपसे ही है, बीजेपी से ही है, हुकूमत से ही है। मुझे लगता है आप जवाब देना चाह रहे हैं, सबका जवाब। देखिए, सौरभ जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि थोड़ा वक्त लगेगा। इकोनॉमी जो डिरेल की जो बातें चल रही हैं, जो एक विपक्षी प्रतिद्वंदी लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया है कि इकोनॉमी डिरेल हो रही है, इनको ये समझना चाहिए कि 65 सालों से देश को इन्होंने कहां पहुंचा दिया। जहां पे बिजली कंपनी चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता थी, कोयला रोज एक न्यूज आता था, 12,000 करोड़ से ज्यादा तो ये घोटाला कर। अली खान साहब, ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं, पूरी बात सुन लेते हैं पहले। उसके बाद से एक मोदी जी जैसा शख्स इस देश को मिला 2014 में, जिन्होंने प्रयास किया कि 5 सालों में देश का इतना तरक्की कर दो कि देश कम से कम इन 65 सालों के गुनाह करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में ये ऊपर आ जाए। इसलिए मोदी जी ने एक से एक स्टेप लेना शुरू किया। एक हिम्मत की बात होती है और ये इसका विश्व पटल में मोदी जी का इतना सम्मान है, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। आप देख सकते हैं और एक परसेप्शन बना दिए बीजेपी को लेकर। मोहम्मद अली खान साहब, जब मैं आपके पास आऊंगा तो आपसे जवाब ले लूंगा। इस देश की जनता मोदी जी की ईमानदारी और पारदर्शिता को जानती है। नवीन, आज डायरेक्ट
डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन जो है सब्सिडी के रूप में उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। आप में तो एक बिचौलिए खा जाते थे, कम से कम इस सरकार में तो एक डायरेक्ट ट्रांसफर करने की हिम्मत आई, जज्बा आया। आपने क्या किया साहब? बेनिफिट ट्रांसफर मोदी जी ने 3 सालों में जो दिखाया, आप पिछले 65 सालों में नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, आने वाले 1.5 सालों में यह सरकार वो करके जाएगी कि ये पूरा हिंदुस्तान जरूर उनको फिर मोदी जी की लोकप्रियता को जाएगी से मतलब 2019 में फुल मैंडेट देकर लाएगा और सरकार बनाएगी। सच करके जाएगी से मतलब क्या? सच बोल गए। कहीं कुछ आप स्लिप ऑफ टंग है या उसको क्लियर कर दीजिए। 1.5 साल में सरकार करके जाएगी से मतलब क्या? सर जाएगी से कुछ मतलब नहीं, ये जो टेम्पररी फेज की बात हो रही है उसको मैं कह रहा हूं अच्छा, कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा, रिवाइव करेगा, बहुत जल्दी रिवाइव करेगा। कर जाएगी से आपका मतलब था। लेकिन नवीन कुमार जी, ठीक है, मैं अली खान साहब आ रहा हूं आपके पास। नवीन कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, सौरभ कुमार जी की आपने बातों को कोट किया, अली खान साहब अगर आप बोलने नहीं देंगे तो ऐसे कैसे डिबेट होगी सर? जब मैं आपके पास आऊंगा, आपका टर्म होगा, आप जवाब दीजिएगा ना। मैं तो कह रहा हूं आपको जवाब देने के लिए, लेकिन अभी बातचीत भी नहीं हो पा रही है या सवाल नहीं पूछ पा रहे, तो ऐसे कैसे डिबेट होगा? हमारे साथ करते आए हैं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, गड्ढा खोद कर मैं आपके ही पास आ रहा हूं, पूरे आपसे जवाब देश दूंगा। को भ्रष्टाचार में डाल दिया था, रोज घोटाले की एक न्यूज आते थे। ठीक है, आप ठीक है, नवीन कुमार जी, नवीन कुमार सरकार पर एक दाग बता दीजिए। नवीन कुमार, कोई भी मंत्री, नवीन कुमार जी मेरा सवाल, नवीन कुमार जी मेरा सवाल, डॉक्टर सौरभ की बातों को आपने रखा और उसका जवाब दिया, लेकिन ये बताइए, डॉक्टर सौरभ ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी कि ब्लैक का व्हाइट होगा वो नहीं हुआ, ये बात उन्होंने कही। एक बात, दूसरी बात, जीएसटी के लिए मेला जाती है कि भाई आपको ऐसा करना है, सीए को भी नहीं पता। बात तो वही कह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज में कहीं ना कहीं गैप है। नोटबंदी जिस मकसद से की गई वो मकसद कामयाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ जीएसटी जिस तरीके से नाफिज की, लोग तो यही कह रहे हैं ना, अपोजिशन यही कह रहा है ना कि जल्दबाजी में, डॉक्टर सौरभ भी यही कह रहे हैं। देखिए, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम एक इसी साल में आप देखेंगे पिछले 5-6 महीने पहले सरकार लेकर के आई और उसमें हम बहुत हद तक करीब 64,000 करोड़ रुपए का आसपास में हम इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में लोगों ने स्वीकार किया कि ये भाई ब्लैक मनी है। उसके बाद जब हम नोटबंदी में थे उस वक्त भी इस देश में करीब 29-30 हजार करोड़ रुपए उसके माध्यम से रेवेन्यू के रूप में आए। इस तरह से आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 1,75,000 करोड़, नोटबंदी और जीएसटी की बात मैंने पूछी सर, अभी तक आप उस पर एक बार भी मेरा जवाब नहीं दिया। 1,75,000 करोड़ सेल कंपनियां जिस पर एमसीआई ने तालाबंदी। सर आप यही कह दीजिए कि नोटबंदी बहुत कामयाब थी, ब्लैक का व्हाइट हो गया, जीएसटी को जल्दबाजी से नहीं किया, आप ये बता दीजिए। जवाब नहीं दे रहे उस पर। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं, अलग-अलग आंकड़े लेके आते हैं। देखिए, नहीं आंकड़े तो समझ लीजिए ना, आंकड़े समझ लीजिए, आंकड़े समझ लीजिए। आपकी सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे थे जो मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं थे सर, प्रधानमंत्री, और नोटबंदी के बाद में ये मार्केट में सर्कुलेशन में आए और उसमें से करीब 2 लाख सेल कंपनियां ऐसी थी जो आपकी सरकार में एक पते पर 200 कंपनियां चला करती थी जो एंट्री का काम करती थी। आपको खूब पता है जिस पर तालाबंदी किसने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये हिम्मत की बात है। और भ्रष्टाचार में डूबने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को तकलीफ जरूर है, उन लोगों ने ही परसेप्शन बनाया है देश में इस तरह का। ये गरीब जानती है कि मोदी की सरकार पारदर्शी है, ईमानदार है और गरीबों के लिए जीती है, गरीबों के लिए करती है और गरीबों को करके जाएगी। ये भारत की जनता अच्छी तरह से जानती है सर। हर एक खाते में, अरे जुमले खिलाते रहेंगे जनता को, जनता यहाँ परेशान होगी। अरे सर, आपने तो पूरा देश को लूट लिया। समस्या आप लोगों से कोई संभाली नहीं जा रही। आप तो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। मनमोहन जी को एक स्टैंप बना दिया था आपने। कम से कम यहाँ स्टैंप तो नहीं है। आप बता दीजिए कि हमारी सरकार पर एक दाग बता दीजिए 3.5 सालों में, कहीं भी कोई भी स्कैंडल बता दीजिए। आपकी तो सरकार वैसे चलती थी सर कि डेली पेपर खोलो और एक घोटाले की सरकार को उसका जो है जवाब भी जनता ने दिया, उसका जवाब भी यूपीए गवर्नमेंट को दिया। लेकिन अली खान साहब, वरुण गांधी के बयान पर आप क्या कहेंगे? वरुण गांधी के बयान पर आप क्या कहेंगे? रोहिंग्या मुसलमानों, रोहिंग्या पुनर्गुजीन पर पार्टी लाइन से अलग होकर के वो बयान देते हैं, क्या वो भी उनका सिर्फ और सिर्फ जाती राय हो सकती है? ये कहकर के उसको भी खत्म खारिज किया जाना ठीक है? सवाल मेरे से नहीं, मैं अभी अली खान साहब से पूछ रहा हूं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, खालिद साहब आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, इनकी पार्टी में ये आप इस ट्रेंड पे जरा गौर कीजिए
अरुण शूरी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, अब अरुण गांधी। इस पार्टी में आप देख रहे हैं हल्के हल्के लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नॉट एवरीथिंग इज एज वेल एज इट शुड बी। वो आलोचना कर रहे हैं अपनी खुद की सरकार। अरे हम अपनी पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं की चिंता कर लेंगे सर। समाजवादी पार्टी या कोई उठाते हैं आप अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का चिंता तो कर लीजिए, मगर जब उनका क्या होगा? बोल रहे हैं इनके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए तो नवीन जी बार बार। अरे सर हमारे जवाब से तो पूरा देश खुश है और काम कर रहे हैं। सबको ये पता है कि आने वाले टाइम में और आज भी जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत टेम्पररी और अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये जो मैं टोटालिटी में जानना चाह रहा हूं कि ये जो यशवंत सिन्हा साहब जो बात कह दे रहे हैं या फिर वरुण गांधी साहब जो कह रहे हैं, बीजेपी में क्या एक तरीके से मुखालिफत की आवाज या फिर अपनों के जरिए तनकीद की जो कोशिश हो रही है वो एक आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी? 2019 के चुनाव के पस मंजर में आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो वरुण गांधी ने जो बातें कही या फिर यशवंत सिन्हा ने अपने आर्टिकल में जो बातें कही? देखिए इस आर्टिकल के बाद एक बात साफ हो गई है। खालिद साहब मैं ये बोलूंगा और जो है जी ठीक है मैं अब्दुल हफीज साहब से भी पूछ रहा हूं, कहीं ना कहीं सामना करना। ठीक है अली गांधी साहब आ रहा हूं आपके पास। जी मैं आपको बता रहा था कि इस आर्टिकल से एक साफ हो गया है कि देश लफाजी से और लच्छेदार बातों से नहीं चलता है, बल्कि जो रियलिटी है उसका सामना करना पड़ेगा। और रियलिटी आर्टिकल ने बहुत अच्छी तरह से जो है सबके सामने पेश की है। देखिए एक इकोनॉमिक स्लो डाउन का तो मसला है जो आर्टिकल में बताया गया है, लेकिन एक तरफ और इशारा किया गया है कि किस तरह से देश के अंदर एक नया खेल खेला जा रहा है डर पैदा करने का। और जो रेड राज चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, वो एक बहुत खतरनाक चीज है। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा आप उसे रेड करवा दीजिए। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि अभी तक जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इस तरह की जो एजेंसीज हो या एनआईए हो, 34 लोगों के खिलाफ इन्होंने रेड डाली है और ज्यादातर वो अपोजिशन के लोग हैं। और जो 30 उसमें से अपोजिशन के लोग हैं और 4 जो लोग हैं वो इनके अलाइड पार्टीज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। ये बात समझ लीजिए, देश में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा या किया है वो बख्शा नहीं जाएगा और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा चलिए नवीन जी एक बार बता दीजिए तो पनामा पेपर्स पे आपकी क्या राय है? आप बहुत देर से ईमानदारी की बात कर रहे हैं, पनामा पेपर्स पे अपनी राय जाहिर कर दीजिए। मशीन लगवा रखी है आपने, तो वहां मशीन लगवा रखी है नवीन जी, कोई भी आता है पाक हो जाता है। लेकिन जिस तरह नवीन जी से एक बुनियादी सवाल पूछा जरा अमलेंदु जी ने। वो तो पेट में दर्द होगा ना सर। हाँ वो ब्लैक मनी के जो पैसे थे, वो जो रियल एस्टेट में जाते थे आप लोगों का, अमलेंदु जी का सियासी तज्जियाकार है, लगा ही नहीं, वो तो इसलिए पेट में दर्द हो गया ना सर। नवीन जी लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी के, ठीक है, अरे समाजवादी पार्टी को ये देखना चाहिए जो अपने लोगों को नहीं संभाल सकी, अपने पिता का जो सम्मान नहीं कर सकती है, वो हमारे जसवंत सिंह के बारे में पूछ रही है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अमलेंदु जी के पेट में तो दर्द नहीं। उनकी बात का जवाब दीजिए आप। अरे अभी 6 महीना पहले सर अमलेंदु जी की बात करें, पार्टी के मंत्री छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, वहां पर आपकी सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? देखिए घोटाले में इतनी तेजी क्यों नहीं सीबीआई ला रही है, ये मुझे बताइए। रेड राज नहीं है तो क्या है? और इसी चीज का आप जो है विरोध करते थे पहले। मैं आपको इस स्टूडियो से आपको कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो आप सीधे सीबीआई आपके लिए भी है, एनआईए आपके लिए भी है, ईडी आपके लिए भी है। आप जाइए और उसको सबूत दीजिए, उसको प्रूफ दीजिए, एविडेंस दीजिए और बोलिए कि आप इसके खिलाफ में आइए। यकीन रखते हैं और नहीं तो फिर आप उसके खिलाफ हैं तो जहां कमाल है, आप किस तरह के विपक्ष का किस तरह का विपक्ष है भाई? आप एनआईए में नहीं जा सकते? आपको किसी ने मना किया कि सीबीआई में आप किसी के खिलाफ में एविडेंस के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिसने सरकारी जमीनों पे कब्जे किए, जिसने किसानों की और आदिवासियों की जमीनों पे कब्जे किए? काम करती है, उसमें सरकार को कहां घसीट रहे हैं? बताइए। सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। कितना इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सपा की सरकार पता लग रहा है। चलिए व्यापम में क्यों नहीं पकड़ के लाओ, बंद कर दो, व्यापम में इतनी जल्दीबाजी क्यों डंडा बरसा दो। चलिए ठीक है, बाकी छोटे से ब्रेक की राजनीति करो, नवीन जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब या अली खान साहब, ठीक है नहीं कर पाएंगे, मैं आऊंगा। वक्त एक और छोटे से वक्फे का हो चला है, ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद।
चलिए, बातचीत हम यशवंत सिन्हा के आर्टिकल पर कर रहे हैं और क्या वाकई मुल्क की जो इक्तिसादी हालात हैं और जो इक्तिसादी रफ्तार है वो बहुत ज्यादा डीरेल हो चुकी है, इस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। चलिए, सियासी बातचीत तो बहुत हो गई और घमासान भी बार बार हो रहा है, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, जो बातें हैं, हम सियासी तज्जिकार होने के नाते क्या हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि अभी के हालात, इससे पहले के हालात किस तरीके के रहे हैं? ऐसा नहीं कि जीएसटी की बात आज से हो रही हो, यूपीए 1 यूपीए 2 में भी जीएसटी को लेकर के बातचीत हुई और कोशिश हुई कि इसे नाफिज किया जाए। इन सब को देखते हुए आज जो इक्तिसादी हालात हैं उसको आप कैसे देखते हैं? पहले के जो सरकारें थी वो सही तरीके से क्या इस चीज को आगे ले जा पा रही थी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो एक तो ये है कि 1991 के बाद खास तौर से इस देश की जो आर्थिक नीतियां हैं वो एकदम से बदली हैं और उसके जनक जो हैं वो आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। उन्हीं नीतियों को मोदी सरकार बहुत क्रूरता से आगे बढ़ा रही है। सर्विस टैक्स जब से लागू हुआ तब से? नहीं, सर्विस टैक्स नहीं, मतलब जब से आर्थिक उदारीकरण आया तब से, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आया उससे, और उन्हीं नीतियों को मोदी सरकार जो है ये कि वहाँ एक थोड़ा सा लिहाज रखते थे कि जनता को दिखाना है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका वो दिखाते रहना, परसेप्शन एक मतलब था, थोड़ा सा लेके चलते थे। मनरेगा लेके आए, जिस तरीके से इस तरीके से कुछ योजनाएं लेकर के आए, लेकिन ये सरकार जो है वो शुद्ध रूप से उन्हीं नीतियों को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही नीतियां, इनका अपना इसमें कुछ नहीं है और इनके पास कोई अर्थशास्त्री भी नहीं है कायदे का। जो अर्थशास्त्री उन्होंने तो घोषणा की थी कि 2 लाख करोड़ रुपया जो वो नोटबंदी से वापस आ जाएगा, वो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार बन गए हैं। तो और मनमोहन सिंह जी खुद भी अर्थशास्त्री हैं और देश के नहीं विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री हैं उस पर। हाँ, तो इसलिए जो है मतलब नीतियां तो वही हैं, लेकिन अंतर जो है काम करने का, जैसे अभी सौरभ जी कह रहे थे कि मोदी जी जो बहुत, चूंकि उनके पास समय कम है और जल्दी में उनको जो है काम करना है कि लोग उनको याद रखें, तो उस जल्दबाजी में असल में गलतियां कुछ हो रही हैं। ये इतने बड़े फैसले जो हैं, इनके परिणाम, अच्छे परिणाम और दुष्परिणाम, ये सब 3-4 सालों में आना शुरू होते हैं और मुझे लगता है ये है कि जल्दी जो की जा रही है 2019 को देखते हुए की जा रही है और तब तक उम्मीद है, मतलब सरकार को उम्मीद है, सरकार के लोगों को उम्मीद है, जो उनके सरकार के सलाहकार हैं अर्थशास्त्री, उनको भी उम्मीद है कि शायद 2019 से पहले जो है वो कोई बूम अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो देखने में नहीं आ रहा है और डाउनफॉल हो रहा है और जेटली जी दावा कुछ भी करते रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पे सरकार भी चिंतित है कि किस तरीके से इसको संभाला जाए। और इसमें कोई दौरान नहीं, जिस इंडस्ट्री के लिए आरोप लगते रहते हैं कि सरकार काम कर रही है, औद्योगिक घरानों के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो औद्योगिक घराने भी अब विचलित होना शुरू हो गए हैं। देखिए, अनिल अंबानी जी का भी बयान था कि बैंक जो है वो दूरसंचार सेक्टर में अब ऋण नहीं दे रहे हैं। सौरभ जी भी कह रहे थे कि इतनी ज्यादा हो चुका है, कहां से आए? टोटलिटी में देखूं तो फाइनल कमेंट के तौर पर आप क्या कहेंगे? टाटा का भी ले लीजिए सर। हाँ, नहीं, सबका है, टाटा का भी स्टेटमेंट ले लीजिए, सबका 3 दिन पहले का ही है। नहीं, ठीक है, सबका डाटा का भी ले लीजिए, उनका भी लेना चाहिए, उनका भी ले लीजिए, सबका ले लीजिए, लेकिन चिंता जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं है, आने वाले वक्त में थोड़ा सा खदशा है, डाउट है, वो है। अब ये डाउट कितनी जल्दी क्लियर कर पाएगी गवर्नमेंट, ये देखने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर सौरभ, डाउट्स की बात हो रही है, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चाहूंगा कि डाउट्स तो हैं, और चाहे वो जल्दीबाजी में जीएसटी लागू होने की बात हो या फिर सीए नहीं समझ पा रहे हैं, तमाम बातें हो, लेकिन इनको डाउट्स को क्लियर करना कितना मुश्किल और कितना आसान? देखिए, डाउट्स को क्लियर करना बड़ा जरूरी है और मेरे हिसाब से सीबीएसई अच्छा काम कर रही है कि जो भी जीएसटी में डाउट होते हैं उनको पहले वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर वो दूसरी बार चेंज भी, उसको क्लैरिफाई भी करते हैं, तो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा माननीय प्रधानमंत्री से भी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसके बाद ये जो डिमोनेटाइजेशन का जिस तरह से आया, सर्जिकल स्ट्राइक ही है ये एक तरह से ब्लैक मनी पे, फिर ये जीएसटी आया, ये भी एक सर्जिकल। देखिए, यू आर नॉट अगेंस्ट ऑन अ वॉर अगेंस्ट योर ओन सिटीजन्स। आज की डेट में कारोबारी को समझा जा रहा है वो समझना होगा कि क्या अपने लोगों पर ही बहुत ज्यादा, यानी कि हम कुछ जो नहीं कोई जो पूरे गेहूं में घुन है, घुन हटाने के लिए कहीं पूरा का पूरा आटा ही तो नहीं खराब कर रहा है। नहीं, देखिए, यहाँ कुछ मछलियां खराब है, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगा यहाँ एक छोटा सा। यहाँ पर देखिए, जो काला धन कहा जा रहा है, वो काला धन असल में एक पैरेलल अर्थव्यवस्था भी है। अर्थव्यवस्था आपकी चलती है तो ऐसा नहीं कि वो काले धन से नहीं चलती है, काले धन से भी चलती है। और डॉक्टर सौरभ जी जो पहले कह रहे थे बात को कि जिन लोगों के पास था उन्होंने उसको सफेद करके बैंक में जमा कर दिया, बाहर निकाल ही नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थव्यवस्था में फ्लो था, जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे पास कैपिटल नहीं है। नहीं, अब बैंकों में सब पे कैपिटल है, बैंक सब लवाला भरे हुए हैं, लेकिन बैंक लवाला
मतलब बने हो बैंक, जब तक उनको पैसा घूमेगा नहीं, जब तक वो कारोबार में नहीं लगेगा, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोटेट नहीं होगा, तब तक थोड़ा शॉर्ट में 30 सेकंड में मैं चाहूंगा, क्योंकि वक्त कम है, बाकी मेहमानों के पास भी मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगा उनके पास। मेरे हिसाब से जो यशवंत सिन्हा जी ने सारे पॉइंट्स दिए हैं बीजेपी को और सारे विपक्षी दिल को लड़ना नहीं, और अर्थशास्त्र को भी आना चाहिए, और सारे बात कर रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन परसेप्शन जो कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है, आम जो कारोबारी हैं, सनतकार हैं, और जो आम जो शहरी हैं, उनके अंदर जो परसेप्शन है उसको क्लियर करना कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए? सर शॉर्ट में बस। सर परसेप्शन छोड़ दीजिए, बस हमारी दिवाली अच्छी बना दीजिए कारोबारी। सबसे शॉर्ट में यही कहें। नवीन कुमार जी, दिवाली कैसी बनाने जा रहे हैं? जी दीपावली बहुत, सिर्फ 2017 की मत करिएगा बात, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक का तो दावा मोदी जी भी करते हैं। जी बिल्कुल, दीपावली सारे घरों में जो अभी भी एक सौभाग्य योजना, जो हर घर को बिजली के रूप में सौगात हमारे, तो मतलब आप चाहते हैं कि बस खाली बल्ब जले, उसके बल्ब जलाने के लिए जो पैसा है वो उसकी बात हो रही है। हर घर में दीपावली खूब मने, खूब धूमधाम से मने, और ये मनेगी। सौभाग्य योजना से बल्ब तो आप पहुंचा देंगे सर, कनेक्शन पहुंचा देंगे, लेकिन बिल भरने का भी तो पैसा होना चाहिए, तमाम बातें सर है। बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं मोदी जी के द्वारा। चलिए, ये आपने क्लियर कर दिया कि सब कुछ है। अली खान साहब, शॉर्ट में एक सेंटेंस में अपनी बात। खोखली राजनीति नवीन जी, रोड मैप दीजिए, चलिए रोड मैप, आप बातों में उलझा रहे हैं, नवीन जी ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर हफीज साहब क्यों नहीं, शॉर्ट में आपका कमेंट सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपका। नवीन जी मैं उससे आपको फाइनल कमेंट ले लूंगा। रोड मैप हम रोज देते हैं सर, लास्ट कमेंट ले लूंगा मैं। नवीन कुमार जी लास्ट कमेंट ले लूंगा। आप तो नवीन कुमार जी दिए ही नहीं, मुझे अभी हम तो एक दिन भी काम करते हैं, वाइंड अप करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जाकर के अपना रोड मैप देते हैं, अपना हिसाब किताब देते हैं अब्दुल हफीज साहब जनता के बीच। फाइनल कमेंट 10 सेकंड। तो पिछले पैसा का नवीन कुमार जी, ऐसे हमारी तो सरकार क्योंकि इकोनॉमी में जेटली जी ने कहा कि हमें जो है इकोनॉमिक पैकेज देना पड़ेगा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय सरकार को सोचना चाहिए। हम कभी भी देश की जनता का एक एक पैसे का हिसाब देश की जनता को बताएंगे, और यही बात शायद हर साल बताते हैं, नाजरीन पसंद नहीं करते कि ठीक है एक दूसरे से बातचीत तो कीजिए, लेकिन कम से कम सबकी बातों को सुन लीजिए। कम से कम नाजरीन यही चाहते हैं कि जो तमाम जो तर्जमान बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी बात एक एक करके करें, और तभी कम से कम उनकी बात पहुंचे, लेकिन आपस में ही उलझ करके कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक जाते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत संजीदगी से हमारे नाजरीन हमारी बातचीत को सुनते। बहरहाल वक्त इतना ही है, इस बातचीत को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जो डाउट्स की बात है, वो डाउट्स मौजूदा सरकार कितने आसानी से और कितने जल्दी से इसे दूर कर पाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि इसका असर 2019 के आम इंतखाबात पर पड़ेंगे। आज का मुद्दा में बस इतना ही।